बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है गोली दर्पण। आज हम आपको पढ़ाएंगे गोली दर्पण। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए बच्चों, जो गोली दर्पण है इसके पहले मैं आपको बताया था समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि एक कांच की चौकोर प्लेट होती है जिसके एक भाग में हम पेंट कर देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है गोली दर्पण, ये ऐसे दर्पण हम पढ़ेंगे जिनका आकार वक्राकार होता है, अर्थात वक्र के आकार का होता है। जिसे आपने देखा होगा हमारे घरों में चम्मच होता है, चम्मच का आकार देखिए, ठीक है। तो जो चम्मच का आकार है एक वक्राकार होता है, ठीक है। चम्मच को मान लीजिए हम उसमें अपना देखते हैं, चेहरा देखते हैं तो हमको अपना इमेज उसमें दिखाई देती है, ठीक है। एक बार हम चम्मच उसको पलट करके देखते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन पे उसमें हमारा चेहरा दिखाई देता है। तो बच्चों गोली दर्पण क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। गोली दर्पण ये कांच के खोखले गोले के कटा भाग होता है। कहने का अर्थ हो गया कि ये जो गोली दर्पण है ये कांच के खोखले गोले को काट करके बनाया जाता है, ठीक है। जैसे एक कांच का खोखला गोला ले लेते हैं और ये देखिए कांच का खोखला गोला है। और इसमें जो है इसको देखिए दो ढंग से इसको हम क्या करते हैं, इसको जैसे कांच का खोखला गोला है, अब इसको दो तरह से हम काटते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए इसको हमने यहाँ से काट दिया, ये यहाँ से हमने इसको काट दिया, तो इस प्रकार से एक इस तरह से हमने काट दिया। जब यहाँ से काट देते हैं तो ये देखिए ये इतना एक कटा हुआ भाग है गोली, ये कांच का खोखले गोले का, कांच के खोखले गोले का एक कटा भाग, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, क्योंकि पूरा ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो हम क्या करते हैं इसके एक तरफ पेंट कर देते हैं, ठीक है नहीं। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, तो देखिए इसमें देखिए दो भाग हो, एक ये अंदर वाला भाग हो गया और ये क्या हो गया उभरा हुआ भाग हो गया, ठीक है नहीं। तो अब इसमें क्या करते हैं, इस तरह का जो है एक इस ढंग से हमने काट दिया, ठीक है। तो अब अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर पेंट कर दें, इस पोर्शन पे पेंट कर दें, ये दबे हुए यानी कि अंदर वाले भाग में पेंट कर देते हैं, तो देखिए जो दबा हुआ भाग इसमें हमने पेंट कर दिया और सामने का जो उभरा हुआ भाग ये हमारा क्या रहेगा, चमकदार रहेगा, ठीक नहीं। तो जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो किससे होगा, ये चमकदार भाग से होगा। तो इस प्रकार एक हमारा जो दर्पण बन गया, ये वक्राकार दर्पण बन गया। यह दर्पण को कहा जाता है, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हमारा हो गया, ये हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक। अब देखिए इसको दूसरे ढंग से हमने काटते हैं। अब इसको अगर मान लीजिए कांच का खोखला गोला है और इसको हमने इस ढंग से काट दिया, इस ढंग से हमने काट दिया, ठीक है। और निश्चित ही जो है ये देखो इस ढंग से हमने इसको काट देते हैं, ये
तो इस प्रकार से अब इसमें हम क्या कर देते हैं, अब इसमें हम जब इस ढंग से हम काटते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या ये उभरा हुआ भाग बाहर का हो गया, अंदर का दबा हुआ भाग। अब हम क्या करेंगे, उभरे हुए भाग में इसमें पेंट कर देते हैं, उभरे भाग में पेंट कर दिया जाता है, कलाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा दर्पण जो तैयार हो गया। तो इस प्रकार का जो दर्पण तैयार हो गया वो हमारा कहलाता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है अवतल दर्पण। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक नहीं। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या दो तरह से हम जो कांच के खोखले गोले को काटते हैं, और जो हमारा पेंट या कलाई करने का तरीका है अलग है, ठीक है। जब हम उभरे हुए भाग में पेंट कर देते हैं, उभरे भाग में हमने पेंट कर दिया और अंदर का जो दबा हुआ भाग ये चमकदार होता है, तो जो प्रकाश का परिवर्तन होता है ये दबे हुए भाग से होता है। तो ये हमारा अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। तो बात बच्चों आपको समझ में आ गई। गोलीय दर्पण क्या हुआ है, तो गोलीय दर्पण देखिए दो प्रकार के हो गए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक, बात क्लियर। तो गोलीय दर्पण ये बात आपको समझ में आ गई। गोलीय दर्पण क्या होता है, ये कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है, ठीक नहीं, जिसके एक भाग पर हम पेंट कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए हम आपको बताएंगे कि इनसे संबंधित कुछ डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, ठीक है, इन पे चर्चा करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इससे संबंधित हम आपको परिभाषाएं बता रहे हैं। अब देखिए हम आपको कुछ परिभाषा, जैसे इसमें देखिए गोलीय दर्पण में आ जाता है ध्रुव आता है, पहला इसमें क्या है, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, देखिए गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल है उसका जो मध्य बिंदु है उसे कहते हैं ध्रुव, कहते हैं पोल कहते हैं, ठीक नहीं। जैसे ये कौन सा दर्पण है, ये है अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो और इसका देखिए जो परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है, तो इसका जो मध्य बिंदु है ये कहलाएगा ध्रुव। और ध्रुव को कहीं से लिखा जाता है, इसको कैपिटल P से लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम उत्तल दर्पण पे दिखाएं तो उत्तल दर्पण में इस तरह से दिखा देते हैं, और इसका ध्रुव यहाँ पर हो जाएगा, ये P हो गया, ठीक है। तो ध्रुव क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्रुव को हम कैसे लिखते हैं, P से लिखते हैं। अब ध्रुव के बाद अब आ जाता है वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र पे चर्चा करेंगे। वक्रता केंद्र दूसरा है वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र ये क्या होता है, वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब वक्रता केंद्र जिसे आपने देखा कि
इसे आपने कांच का खोखला गोला बनाया, तो ये कांच का खोखला गोला है, ये कांच का खोखला गोला हो गया। तो इस गोले का जो केंद्र है, ये गोले का केंद्र, ठीक है, गोले के का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। मान लिया पे आपने दर्पण बना दिया और इसको आपने यहाँ से काट दिया, तो इस प्रकार से ये क्या बन गया? कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण बन गया, ठीक है। तो ये दर्पण, गोलीय दर्पण, जिस खोखले गोले का भाग है कांच के खोखले गोले का, उस गोले के केंद्र को कहा जाता है वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को बच्चों काहे से प्रदर्शित करते हैं? इसको लिखा जाता है कैपिटल सी से, ठीक। और यहाँ पर देखिए ध्रुव हो गया, ये क्या है? ये ध्रुव है, जिसको हमने पी से प्रदर्शित किया है, ठीक। अब इसी तरह से देखिए अगला पॉइंट आ जाता है, तीसरा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या क्या होती है? देखिए अब ये कांच का खोखला गोला है, देख रहे हैं। अब इस कांच के खोखले गोले की जो त्रिज्या है, कांच के खोखले गोले के त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिज्या अगर इसको हम मिला दें तो ये जो पीसी है ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई बच्चों? ये पीसी क्या हो गई? ये वक्रता त्रिज्या हो गई, ठीक। अब देखिए आ जाता है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका द्वारक। क्या पढ़ते हैं? द्वारक। तो द्वारक क्या होता है? ये देखिए जो परावर्तक तल है, कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का देखिए जो व्यास है, इस व्यास को क्या कहा जाता है? इसे द्वारक कहते हैं, ठीक है। तो ये द्वारक हो गया M1 और M2, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो गया द्वारक हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए हम चर्चा करेंगे, अगला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जिसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष क्या होता है? देखिए तो बच्चों देखिए ये क्या है? ये ध्रुव हो गया, ठीक है। और ये क्या है? वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से अगर हम एक रेखा खींच दें तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा ये क्या कहलाती है? इसे हम मुख्य अक्ष। हम बच्चों देखिए आप लोगों ने कहाँ तक आपने पढ़ा? मुख्य अक्ष। अब हम देखिए हमारी अगले गोलीय दर्पण की परिभाषा है मुख्य फोकस। अब हम मुख्य फोकस पे चर्चा करेंगे। मुख्य फोकस क्या होता है? देखिए मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण बनाइए, ये इसका ध्रुव हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चलेंगी और टकराने के बाद अवतल दर्पण से टकराएंगी, टकराने के बाद इनका परावर्तन है। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण देखिए आई, यहाँ पर टकराई और टकराने के बाद
ये देखिए लौट आती है। ठीक, इसी प्रकार से अगली किरण गई, यहाँ टकराई और इसका एक परावर्तन लौट आई। ठीक है, इसी प्रकार से ये किरण गई, टकराई और टकराने के बाद ये यहाँ से लौट आती है। ये लौट आई। तो हमें देख रहे हैं कि मुखज के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुखज के किरणें देखी चल रही हैं। मुखज हमारा ये है पीसी, इसके समांतर किरणें चल रही हैं। तो मुखज के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर के जाती हैं, इस बिंदु को बच्चों कहा जाता है मुख्य फोकस। तो ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है। इसको मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। एक बार पुनः, अवतल दर्पण में मुखज के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती हैं, उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार देखिए हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे। उत्तल दर्पण, अब देखिए उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र किधर होगा? ये दर्पण के पीछे होगा। ठीक, ये ध्रुव हो गया और ये वक्रता केंद्र। ठीक, अब देखिए प्रकाश की किरणें, चूंकि इधर बाईं तरफ से प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, ये प्रकाश की किरणें गई, ये गई, इसके बाद यहाँ पर टकराएगी, टकराने के बाद ये लौटेगी। ठीक है, तो ये जो है प्रकाश की किरणें जो है ये यहाँ से लौटती है। ठीक, ये लौट आई। इसके बाद जो है अगली किरण, अब ये गई और ये लौट आई। ठीक, ये प्रकाश किरण लौट आती है। ठीक है, इसी प्रकार से इधर भी आप देख शो कर दीजिए, ये प्रकाश किरण गई और परावर्तन के पश्चात ये लौटती है। अगले किरण गई और परावर्तन के पश्चात ये लौट आई। ठीक है, तो यहाँ से इनका परावर्तन होता है उत्तल दर्पण में। इसी प्रकाश किरण गई मुखज के समांतर, यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद इसका परावर्तन व लौट आई। तो इनको हम पीछे बढ़ा देते हैं। ठीक है, और पीछे ऐसे इसको बढ़ा दिया जाता है। तो एक ये जो है एक ऐसा आभास होता है कि ये किरणें जो है ये एक बिंदु से एक, यानी कि एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अगर इनको जहाँ से इनका परावर्तन होता है तो इनको हम बढ़ा दें तो एक हमको ऐसा आभास होता है कि ये किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु को कहा जाता है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, और इसको भी कैपिटल एफ से हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा बच्चों मुख्य फोकस। ठीक, एक बार पुनः उत्तल दर्पण में मुखज के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगली हमारी परिभाषा है फोकस दूरी। अब हम फोकस दूरी पे चर्चा करेंगे। फोकस दूरी बच्चों क्या होती है? देखिए ये फोकस हो गया हमारा फोकस, ये एफ, जिस फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए फोकस और ध्रुव, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी
ये ध्रुव हमारा है, ये फोकस है। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? इसे फोकस दूरी कहते हैं। और इस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार से देखिए अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण में फोकस ये बाईं दर्पण के सामने होगा, बाईं ओर होगा, ठीक है। तो ये जो PF है ये क्या कहलाएगी? ये फोकस दूरी होगी। ये PF को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और इस फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। तो दर्पण की यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या हो गई? दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। अब आगे हम चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि प्रतिबिंब। देखिए बच्चों, प्रतिबिंब क्या होता है कि जब हम दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं, जैसे कि हमारे घरों में समतल दर्पण है, उसके सामने हम खड़े हो जाते हैं तो हमारी उसमें क्या बनती है? छाया बनती है, ठीक है। तो जो हमारी छाया बनी उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम पर्दे पे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आभासी, इसको पर्दे पे हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब में किसी बिंदुवत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव मिलती हैं तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। और किसी बिंदुवत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, ये जिस बिंदु पर से वो आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारा क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तव में नहीं मिलती हैं, वही मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक। ऐसे हम कह सकते हैं कि मुख्य किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु पे जो प्रतिबिंब, वो जो बिंदु है वो हमारा क्या हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर देख सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। देखिए जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ये कुछ कंडीशन है, आगे हम चर्चा करेंगे। 6 स्थितियां होती हैं, 6 स्थितियों में से 5 स्थितियों पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज बनती है। 6वीं एक कंडीशन इसमें होती है जिसमें कि आभासी वर्चुअल इमेज बनती है। और जो हमारा उत्तल दर्पण होता है इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। नहीं तो सबसे अब हम चर्चा करेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके लिए कुछ कैसे नियम है। 3 नियम होते हैं मुख्य रूप से। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक। अब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके लिए देखिए 3 नियम होता है। पहला नियम क्या होता है कि जैसे ये अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर ये P है, ठीक है, और ये C है,
ठीक है ना। तो मुख अक्ष के समांतर, किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, ये मुख्य फोकस से होकर के जाती है। कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है ना। और वहीं उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि देखिए मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। ये प्रकाश किरण गई और इसके बाद देखिए ये मुख्य फोकस हो गया और ये हो गया सी हो गया। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक। तो पहला नियम है। दूसरा देखिए इसी का अपोजिट है। दूसरा क्या देखिए इसी का अपोजिट, दूसरा नियम क्या है कि जैसे ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक, ये P है। अब इसमें क्या देखिए ये फोकस, ये फोकस है, ठीक, और ये वक्रता केंद्रित। अब मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, अब प्रकाश किरण मान लीजिए मुख्य फोकस से जा रही है, कहाँ से जा रही प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से गुजर रही है, ठीक है। तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण ये परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से देखिए हम उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की बात करें, ठीक है ना। तो ये फोकस की ओर जाने वाली, मतलब फोकस की ओर जाने वाली मतलब वास्तव में देखिए फोकस से नहीं जाती बल्कि फोकस की ओर जाने वाली थी, ये वहाँ से वहाँ की ओर जा रही थी लेकिन वहाँ तक पहुँचती नहीं है, ठीक है। जैसे ये प्रकाश की किरण जो है ये फोकस की ओर जा रहे हैं, तो फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है बच्चों कि मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक। ये दूसरा नियम रहा। अब देखिए तीसरा नियम है, तीसरा देखो नियम क्या है, तीसरा नियम है अब प्रकाश किरण हमारी कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से गुजरेगी, देखिए वक्रता केंद्र से जब प्रकाश किरण जाती है तो इसका नियम क्या होता है कि वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश किरण जा रही है तो इसका परावर्तन क्या होता है कि ये उसी रास्ते से वापस लौट आती है, ठीक है। यानी किसी अन्य रास्ते से नहीं जाती है बल्कि जिस रास्ते से गई इसी रास्ते से वापस लौट आती है, ठीक है। तो वक्रता अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से लौट आती है, ठीक। अब इसी को देखिए हम उत्तल दर्पण पे दिखाएंगे।
इसमें क्या है कि देखिए वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, क्योंकि इसका देखिए फोकस सब दर्पण के पीछे होगा, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, ठीक है ना, इधर की ओर जाने वाली, ये वक्रता केंद्र की ओर जा रही थी, ये वक्रता केंद्र की ओर ये जाने वाली, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात ये उसी रास्ते से लौट आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके मुख्य रूप से 3 नियम, ठीक। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, विभिन्न स्थितियों में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक नहीं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है, अब इनको अलग अलग हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। अब इनके देखिए बच्चों, ये देख रहे हैं कि ये 6 कंडीशन होती हैं अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो ये हम आपको बता रहे हैं। इसका देखिए डायग्राम रेखाचित्र बना हुआ है। तो देखिए पहली कंडीशन क्या है कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होती है तो देखिए अवतल दर्पण है, ठीक, ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक। ये वस्तु रखी है, ठीक है, वस्तु ये ए बी वस्तु अनंत पे रखी है। तो यहाँ से देखिए 2 किरणें चलती हैं, एक किरण आपकी आई और ये कहाँ से जाती है, ये जाती है फोकस से जाती है, ठीक है, ये फोकस से गई और इसके बाद ये परावर्तन, तो आपने नियम अभी जस्ट पहले आपको बताए हैं 3 नियम। तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण ये कैसे जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण आई और समांतर हो गई। दूसरी कोण ये वक्रता केंद्र से जाती है, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण ये क्या होती है, इसी रास्ते से लौट आती है, ठीक है। तो देखिए ये लौटने वाली परावर्तित किरण और ये पर दोनों यहाँ पे मिली, जिस बिंदु पे मिलती है इसको हम बी डैश मान लेते हैं। और मुख्य अक्ष से हमने यानी इस पे लंब डाल दिए, ये लंब है ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश क्या है, ये वस्तु का प्रतिबिंब बना है, ये वस्तु है ए बी और ए डैश बी डैश ये वस्तु का प्रतिबिंब है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, इसका प्रतिबिंब देखिए बच्चों फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, बहुत छोटा बनता है और कैसा बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनेगा और ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कौन सा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन, अब वस्तु को हम क्या करेंगे, दर्पण के नजदीक ले जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो, ठीक है। अब वस्तु को हमने यहाँ रखा, ठीक है, ये वस्तु हमारी रखी है, ये अवतल दर्पण है, इसका फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, ठीक। अब प्रकाश किरण ये चलती है मुख्य अक्ष के समांतर, ये ए बी से एक किरण गई है, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश से किरण गई और परावर्तन के पश्चात कहाँ से लौटती है, ये फोकस से आ गई, ठीक है, ये आपको नियम बताए थे, और लौट आई, इसके बाद जो है ये फोकस से निकल जाती है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से जाती है और परावर्तन के परिचय रास्ते लौट, दोनों किरणें कहाँ मिलती हैं, देखो बी डैश पे मिली परावर्तित किरणें और यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बना। तो ये ए डैश बी डैश क्या है, इस वस्तु का प्रतिबिंब है, ठीक है। तो जब वस्तु पहले देखिए पहली कंडीशन पे जब वस्तु अनंत पे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस से बनता है,
अब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है, ठीक है। तो जब वस्तु को हम इस कंडीशन पर रखते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है। अब देखिए तीसरी कंडीशन, जब वस्तु को हम कहाँ पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इस पे देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये वस्तु ए बी वस्तु रखी है, इसे किरण गई और परावर्तन हुआ, इसके बाद कहाँ जाए, फोकस से निकल आती है। दूसरी किरण जो है फोकस से जाती है और परावर्तित होकर के ये समांतर हो जाती है। दोनों किरण यहाँ पे मिली, ये बी डैश मिली, बी डैश से हमने इस पर लंब डाल दिए, तो ए डैश बी डैश क्या है, इस वस्तु का प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर देखिए देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब आपका बन रहा है वक्रता केंद्र पे, जहाँ पे वस्तु रखी थी वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। तो जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक, वस्तु के बराबर समान आकार का बनेगा। अब देखिए चौथी कंडीशन पे हम चर्चा करेंगे। अब वस्तु को हम और आगे ले जाएंगे। अब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, ठीक है। अब वस्तु को हम रखेंगे, ये चौथी कंडीशन है, फोकस और वक्रता केंद्र बीच में वस्तु रखेंगे। तो इसका देखिए प्रतिबिंब, ये किरण गई, परावर्तन के पश्चात फोकस से आई, दूसरी किरण फोकस जाती है और ये मुखज के समान दोनों किरणें यहाँ पे मिली, तो ये ए डैश बी डैश ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो अब प्रतिबिंब क्या है, कैसा बना, जब वस्तु को हम सी तथा एफ के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, ये वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो इस कंडीशन प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है। अब इसके बाद देखिए अगली कंडीशन, दो कंडीशन और हैं। अब देखिए बच्चों पांचवी कंडीशन, अब वस्तु को हम कहाँ पर रख देते हैं, जब वस्तु कहाँ पे है, मुख्य फोकस। अब वस्तु को हम फोकस पर रख देते हैं, ठीक है। जब फोकस पर रखेंगे तो यहाँ से देखिए दो किरणें, एक किरण आपकी आई, परावर्तन पश्चात फोकस से चली गई, दूसरी किरण देखिए वक्रता केंद्र से जाती है और ये उसी रास्ते से लौट आती है। अब ये दोनों किरणें बहुत आगे कहीं मिलेंगी, अर्थात उसको अनंत कहा जाता है। तो पांचवी कंडीशन पे जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, काफी लार्ज इमेज बनती है, ठीक है। अब देखिए छठवीं कंडीशन, ये आपने पांच कंडीशन आपने पढ़ा, पांच कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है। छठवीं जो कंडीशन है इसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है और ये प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए दर्पण के पीछे, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेपर में आता है, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है और सब में दर्पण के सामने बनता है, ठीक है। तो देखिए जब वस्तु को अब हम कहाँ रख देते हैं, अब वस्तु को रख देते हैं ध्रुव और फोकस के बीच रख देते हैं। वस्तु को हम कहाँ पर रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच रख देते हैं, ठीक है। ध्रुव फोकस के बीच वस्तु को रख देते हैं। तो इसका देखिए प्रतिबिंब क्या, जैसे वस्तु किरण गई और ये लौट आई, दूसरी किरण सी से जाती है, तो जहाँ से इनका परावर्तन होता है इनको हम पीछे बढ़ा देते हैं, पीछे से देखिए हमने बढ़ा दिया, तो पीछे बढ़ाने पर ये यहाँ पे मिलती है, यहाँ से आपने लंब डाल दिया, तो ये ए डैश बी डैश ये क्या है, ये प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये प्रतिबिंब कैसा बना, ये सीधा बना और आभासी बनता है। जो छठवीं कंडीशन है इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये 6 कंडीशन है बच्चों, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो 6 वस्तु की यानी 6 स्थितियाँ हैं, 6 कंडीशन पे वस्तु को रख करके हम प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में देखिए एक ही कंडीशन है और वस्तु को चाहे जहाँ पर रखें प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए क्या कहते हैं, ये हम आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। ये देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, इसमें एक ही कंडीशन है, वस्तु को आप चाहे जहाँ पर रखें प्रतिबिंब ऐसा कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो है ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, ठीक है। नहीं,
ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। तो ये वस्तु रखी है भी, इससे किरण गई, समांतर गई, इसके बाद परावर्तन, ये मतलब फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण क्या है, ये गई और इसके बाद ये जो है वक्ता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। तो दोनों दी किरणें जो है इनको जहाँ से इनका परावर्तन होता है यहाँ मिला दें तो ये यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पर जो है ये लंब डाल दिया आपने। तो इस प्रकार से जो है A डैश B डैश ये क्या बना, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब देखिए इस कंडीशन पे कहाँ बना, P और F के बीच में बना, सीधा बना और आभासी बनता रहेगा। तो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। तो ये आपका रहा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ये हमने आपको बताया अवतल दर्पण की 6 कंडीशन, ठीक है। 6 वस्तु की 6 स्थितियों में कैसे प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो आज इतना ही, शेष हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आगे हम आपको चिन्ह परिपाटी बताएंगे और दर्पण सूत्र इस पे चर्चा करेंगे। वेरी वेरी थैंक्स।